नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में और आसपास के इलाकों में जो सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है वो है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से, जिसमें कहा गया है कि सड़कों के तमाम कुत्तों को हटाकर जो म्यूनिसिपल हैं दिल्ली के और राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र के एनसीआर इलाके के, वो म्यूनिसिपल कुत्तों को हटा के बाड़े बनाए और बाड़ों में ले जाके रखे। सड़कों पे एक भी कुत्ता दिखना नहीं चाहिए। कुछ हफ्ते का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मेनका गांधी जैसे पशु अधिकारवादियों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के कहे मुताबिक तो कुत्तों के लिए बाड़े बनाने में 15,000 करोड़ रुपया लगेगा और वो पैसा किसी के पास है नहीं। न दिल्ली राज्य के पास है, न केंद्र सरकार का ऐसा कोई बजट है, न म्यूनिसिपलों के पास ऐसा कोई पैसा है। और फिर सवाल ये उठता है कि अगर कुत्तों से सड़क चलते लोगों को बचाना है, जो कि जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की फिक्र है, जगह जगह कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, मेरे शहर में भी वही हाल है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को और काटें कुत्ते, छोटे छोटे बच्चों को काट रहे हैं, मर जा रहे हैं लोग, तो ऐसे में कुत्तों को हटा दिया जाए सड़कों से। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब विवाद ये खड़ा हो गया है कि कुत्तों के अधिकार क्या हैं। कुत्ते दसियों हजार साल से इंसानों के साथ जीते आए हैं। ये पहले जंगली नस्ल थी ये, जिसमें से कुछ नस्लों के कुत्तों को इंसानों ने अपने साथ पाला, घरों में रखा, शिकार करने जाते थे इंसान तो कुत्ते काम आते थे, भेड़ बकरी गाय चराने ले जाते थे तो कुत्ते चौकीदारी करते थे। धीरे धीरे जंगली कुत्ते जो हैं वो इंसानों के साथ रहने लगे, लोग घरों में पालने लगे। कुछ एक खास नस्लें घरों में पालने के लिए लोकप्रिय भी होने लगी और लोग अपने पालतू जानवरों से मोहब्बत करने लगे। कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, इनको पालने का ज़्यादा चलन है पूरी दुनिया में। लेकिन कुत्तों की ही बहुत सी ऐसी नस्लें हैं जो सड़कों पे रहती हैं। हजारों लाखों करोड़ों कुत्ते हैं देश भर में। इन कुत्तों के ऊपर किसी का कोई काबू नहीं है, इनका कोई घर नहीं है, इनको कोई टीका लगाने वाले नहीं है। स्थानीय म्यूनिसिपल जो है वो कहती ज़रूर है कि हम कुत्तों को टीका लगाएंगे। कुछ कुत्तों की नसबंदी होती है, उनको टीके लगते हैं, बाद में उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है। मेरा ये देखना है और बाकी हिंदुस्तान से भी यही खबर मिलती है कि कुत्तों की आबादी सड़कों पे बढ़ती चल रही है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जो ये कहता था कि कुत्तों को आप किसी बाड़े में नहीं रख सकते, बंद करके नहीं रख सकते। उनको आप ले जाओ, ले जाके उनकी नसबंदी करो, उनको एंटी रेबीज़ टीके लगा दो ताकि उनके काटने से किसी को रेबीज़ ना हो, और उनको उसी इलाके में छोड़ना था। ये अभी तक चले आ रहा था। ये पहला मौका है जब दिल्ली और एनसीआर इलाके के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुत्ता उठा के लेके जाओ, वापस उस इलाके में छोड़ना नहीं है, किसी भी इलाके में नहीं छोड़ना है, एक भी कुत्ता दिखना नहीं चाहिए। और कुत्तों के हक की लड़ाई लड़ने वाले कोई भी अगर आएंगे अदालत में तो हम उसको अदालत की अवमानना मानेंगे। अब ये इस फैसले को कई लोग बड़ा कड़ा मान रहे हैं। राहुल गांधी ने भी, चूंकि वो रोज बोलते हैं किसी न किसी मुद्दे पे, उन्होंने इसको अमानवीय कहा है, खिलाफ इसके कहा है। बहुत सारे लोग जो मेरे दोस्त लोग हैं जो कुत्तों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उन लोगों ने इसका खूब विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इंसानों को कुत्तों के साथ रहना सीखना चाहिए। कई लोगों ने दुनिया के कई देशों की मिसालें गिनाई हैं कि कुत्तों को जब भी इस तरह से बंद करके रखा जाता है, वो प्रयोग दुनिया में कहीं सफल नहीं हुए हैं। सफल वही प्रयोग होते हैं कि कुत्तों की लगातार नसबंदी की जाए और उनको टीके लगाए जाएं। ऐसा कई लोग कहते हैं कि यही काम करना चाहिए। इसके विरोधी जो हैं उनका ये कहना है
कि कुत्तों की नसबंदी और उसके बाद उनको टीके लगाने की वकालत, दुनिया में कुत्तों को लगाने वाले जो टीके बनते हैं, एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो बनती है, उसको बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, वो एक ऐसा माहौल बनाकर चलती हैं कि कुत्तों को ये टीके लगें ताकि उनका धंधा चले। हो सकता है कोरोना के टीकों के वक्त भी ये बात उठी थी कि टीकाकरण के मामले को, टीकाकरण के काम को वो कंपनियां आगे बढ़ाती हैं जो टीके बनाती हैं। कुत्तों के बारे में भी ये हो सकता है, मैं नहीं जानता उसको कि इसमें सच क्या है। लेकिन एक सच जो मुझको सड़कों पे दिखता है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी संपन्नता के चलते, या किसी ज्योतिषी ने बताया होगा, या किसी धर्म की नसीहत होगी कि जानवरों को कुछ खाना डालो, तो बहुत सारे लोग चींटियों को आटा डालते हैं, तालाब में जाके मछलियों को डबल रोटी डालते हैं, आटे की गोलियां डालते हैं, भले ऊब जाए मछलियां, अब जा तो सकती नहीं तालाब से कहीं। ऐसे ही कुत्तों को बिस्किट और डबल रोटी डालने वाले मुझको बहुत सारे लोग दिखते हैं। हो सकता है कि मैं संपन्न इलाकों में पैदल चलने जाता हूँ, साइकिल चलाने जाता हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस है मेरे शहर का, जहाँ मैं जाता था साइकिल चलाने, पैदल चलने, वहाँ भी लोग खूब बिस्किट खिलाते हैं। एक दो बड़े पॉपुलर ब्रांड हैं, कुत्ते भी थक गए होंगे उसी ब्रांड का बिस्किट खाकर। तो बहुत सारे लोग खूब खिलाते हैं कुत्तों को, जैसे गाय को खिलाते हैं, सांड को खिलाते हैं, ऐसे कुत्तों को भी खिलाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, जो अपने घर का पैसा खर्च करके कुत्तों को, गाय को खिलाते हैं, उनको बड़ा अटपटा लगेगा इनको भेज देना किसी शेल्टर में, किसी कटघरे में, किसी बाड़े में भेज देना कुत्तों को। लेकिन मेरे जैसे लोग, मैं अपने इलाके में, अपनी कॉलोनी में रात को 1 घंटा 1.5 घंटा पैदल चलता था हर दिन। एक दिन रात को पैदल चल रहा था, एक कुत्ते ने काट लिया मुझको, अभी 1.5 महीने पहले की बात है। अगले दिन सुबह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मुझको इंजेक्शन लगने चालू हुए, जो 1 महीने में 5 इंजेक्शन लगे मुझको। उसके बाद से मेरी उस इलाके में पैदल चलने की हिम्मत खत्म हो गई। इसलिए खत्म हो गई कि ऐसे 50-60 और कुत्ते हैं वहाँ पर। लोग दूर दूर से आते हैं उनको खिलाने के लिए, और संपन्न लोगों की बस्ती है तो लोग अपने घर से रोटी लाकर, डबल रोटी लाकर, बिस्किट लाकर खिलाते हैं कुत्तों को। मुझको भी कई महीनों तक लगातार पैदल चलने के बाद एक दिन एक कुत्ते ने इस तरह से काटा। लेकिन अब 50-60 कुत्ते और हैं। एक कुत्ते ने काटा मुझको तो 1 महीने तक इंजेक्शन लगते रहे। मैं सोचता हूँ कि अब मैं पैदल चलने को जाऊँ तो 50-60 और लोग हैं जिनको बारी बारी से मौका मुझको देना पड़ सकता है। मैं किसको मना करूँगा? एक कुत्ते से कटवाया है, दूसरे को मैं किस हक से मना करूँ? और तब तक हर मौसम आता है कुत्तों की पैदाइश का, उनकी मीटिंग का भी एक मौसम आता है, ऐसे ही पैदाइश का एक मौसम आता है। आपको छोटे छोटे बच्चे सब जगह दिखेंगे कुत्तों के। उसमें से बहुत सारे तो कुचल के मर जाते हैं, बहुत सारे सड़कों पर बड़े होते हैं। ये आबादी बढ़ती चल रही है। मैंने 1-2 लोगों को इंटरव्यू किया था, जानकार लोगों को। उनका ये कहना है कि आबादी जितनी बढ़ रही है उस हिसाब से नसबंदी 5-10% लोगों की ही होती है, लोगों की यानी कुत्तों की होती है। तो आबादी बढ़ती ही चलेगी। दूसरी बात ये कि जितने कुत्ते हैं सड़कों पर, अगर एक किसी को रेबीज़ का संक्रमण होता है तो उससे दूसरे कई कुत्तों को भी हो सकता है। कुत्तों से एक से दूसरे को होता है। मैं तो बच गया, 30 दिन निकल गए हैं, 5 वैक्सीन लग गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं रेबीज से बच गया हूँ। लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई है अपने ही इलाके में, अपनी कॉलोनी में पैदल चलने के लिए। इतने कुत्ते हैं वहाँ पर, और मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी कुत्ता आके मुझको काट ले। और अभी लगातार जो वीडियो चारों तरफ से देखने मिल रहे हैं
कई शहरों में कई जगह बच्चों को दौड़ा के कुत्ते काट रहे हैं, कई कुत्ते घेर के किसी को काट रहे हैं, किसी महिला के ऊपर झपट पड़े उसको कई कुत्तों ने कई जगह काट लिया। ऐसी कई घटनाएं हो रही है। मेरे पास ऐसी संख्या नहीं है, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता कि कुल कितने कुत्ते हैं, उनमें कटखने कितने हैं, उसमें रेबीज से प्रभावित कितने हैं। जितने भी होंगे, किसी एक इंसान को भी अगर कुत्ता काटे तो उसका 1 महीने तक जीना तनाव में होता है, जैसा मैं अभी 15 दिन पहले तक जिस तनाव में मैं जीते रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा, कैसे किया जाए। मैंने ढूंढने की कोशिश भी की। दुनिया के अलग अलग देशों में सड़कों के कुत्तों को काबू में करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत सारे कुत्ते तो ऐसे हैं जिनको लोग अपने घरों में पालतू कुत्ते मानकर कहीं से लेके आते हैं, उसके बाद घर में किसी को काट दिया, घर के भीतर गंदा कर दिया तो निकाल देते हैं सड़क पर। तो ऐसे घरेलू कुत्ते भी सड़कों पे आते हैं। बच्चे के जन्मदिन पे, क्रिसमस पे, नए साल पे लोग पिल्ले लेके आते हैं। 2-4 महीने में शौक पूरा हो जाता है, फिर सड़कों पर छोड़ देते हैं। दुनिया के जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर लोगों का ये तजुर्बा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के 2-4 महीने बाद सड़कें जो हैं वो छोड़े गए कुत्तों से भर जाती हैं। लोग छोड़ देते हैं, शौक पूरा हो जाता है, 4 महीने में थक जाते हैं। यहाँ तो सड़कों के ऊपर ही आबादी बढ़ती चल रही है। सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके चलते हुए गायों की आबादी बढ़ रही है, बछिया की आबादी बढ़ते चल रही है, सांडों की आबादी बढ़ते चल रही है। मैं अभी एक फ़ोटो आपको दिखाऊंगा। आज सुबह ही मेरे घर के सामने एक गिट्टी चूरे का ढेर था बड़ा सा, उसके ऊपर चढ़कर सांड कैसे खड़ा था। सुबह ही मैंने अपने घर से फ़ोटो खींची है, आपको दिखाऊंगा। ऐसे सांड कॉलोनियों में जगह जगह हैं, सड़कों पर जगह जगह हैं, उनसे टकरा के एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो जानवरों का खूब राज हो गया है सड़कों पर, चाहे कॉलोनी के भीतर की हो चाहे हाईवे हो। अब कुत्ते तो आबादी के बीच रहते हैं, इंसानों के बीच रहते हैं, क्योंकि वहीं रहने के आदी हैं वो, वहीं उनको खाना मिलता है। बहुत से कुत्ते ऐसे हैं जो किसी होटल, रेस्तरां, ढाबे के आसपास रहते हैं, जहाँ की जूठन उनको मिलती है, जहाँ कोई गोश्त के टुकड़े वगैरह उनको मिलते हैं खाने के लिए, वहाँ भी रहते हैं कई कुत्ते। अब जो लोग कुत्तों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कुत्तों को सड़कों से ना हटाया जाए, मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूँ उनके बारे में। मैं ये भी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें से ऐसे कितने हैं जो पैदल चलते हैं या साइकिल पे चलते हैं या दोपहिए पर चलते हैं, जिनको दौड़ाते हैं कुत्ते। आपने देखा होगा 2 व्हीलर और साइकिल, इस पे चलने वाले बहुत से लोगों के पीछे कुत्ते दौड़ते हैं, 2-2, 4-4, बहुत बुरी तरह दौड़ाते हैं काटने के लिए। मैं खुद कई बार बचा हूँ, रोज़ सुबह 1-1.5 घंटे साइकिल चलाता हूँ। मैं खुद कई बार बचा हूँ ऐसे काटने के लिए दौड़ते हुए कुत्तों से। समझ नहीं पड़ता है कि नाली में साइकिल गिरा दूँ कि कैसे बचूँ, क्या करूँ। हाफ पैंट पहने रहता हूँ तो डर ज़्यादा रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि जो लोग कुत्तों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको समाज के बीच जीने का हक है, ये पालतू प्राणी है, इसको कटघरे में नहीं रखा जा सकता। वो क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो पैदल चलते हैं, जो साइकिल चलाते हैं, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं। क्योंकि ऐसी लड़ाई लड़ने वाले मेनका गांधी जैसे अधिकतर लोग जो हैं ये कारों में चलते हैं, कार या बड़ी बड़ी गाड़ियां इनमें चलते हैं, जिनमें कुत्ते के काटने का डर नहीं रहता है। दौड़ाते हैं कुत्ते किसी किसी कार को, लेकिन काटेंगे किसको? फौलादी कार के ढांचे को तो काट नहीं सकते। क्या किया जाना चाहिए? मेरे पास कोई समाधान नहीं है, कोई इलाज नहीं है। दुनिया में बहुत ज़्यादा सफल प्रयोग नहीं है, अलग अलग देशों ने अपने अपने ढंग से किया है। कई लोगों ने तो जहर दे के गोली से मार भी डाला है, लेकिन बहुत समय हो गया। अब पशुओं पे अत्याचार के कानून जो हैं वो अधिकतर देशों में इस बात की छूट नहीं देते हैं।
तो क्या किया जाए सड़कों के कुत्तों का, और कुत्तों के साथ साथ सड़कों पे जिन इंसानों को, बच्चों को पैदल स्कूल आना जाना है, जो दूसरे लोग, महिलाएं और पुरुष जो पैदल आते जाते हैं काम से, बहुत सारे लोग पैदल जाते हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल भी नसीब नहीं रहती लोगों को कि कुत्ता दौड़ाए तो तेज कर ले। पैदल तो पैदल है, कुत्ते से तो रफ्तार उनकी मुकाबला कर नहीं सकती। तो क्या किया जाए, कुत्तों का क्या किया जाए, इंसानों का क्या किया जाए? आप अपने शहर में पता लगाइएगा। मुझको अपने शहर का याद है कि यहाँ पर शायद 4 दर्जन लोगों को कुत्ते रोज काट रहे हैं मेरे शहर में। बहुत सारे लोग तो जाते भी नहीं होंगे इंजेक्शन लगवाने के लिए। कई लोगों को ध्यान भी नहीं रहता होगा कि कुत्ते का दांत लग गया है, नाखून लग गया है, ध्यान भी नहीं रहता होगा। तो क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए? मुझको तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक नज़र में ठीक लग रहा है, एक नज़र में, कि ऐसे बड़े बड़े बाड़े बनाए जाएं, उनमें कुत्तों को रखा जाए, उनकी नसबंदी की जाए, उनको टीके लगाए जाएं, उनका दूसरी बीमारी का इलाज हो, उनको वहाँ खाना पीना मिले। जो पशु प्रेमी हैं उनके लिए हो सकता है कोई ऐसा एक, जैसे कचरा उठाने वाली गाड़ी है, ऐसा कोई एक फूड ट्रॉली चल सकती है शहर में, जो पहुँच के घंटी बजाए कि आपको कुत्तों के लिए कुछ देना है तो बिस्किट, डबल रोटी आप इस गाड़ी में डाल सकते हैं, ये ले जाके बाड़े में कुत्तों को खिलाया जाएगा। पता नहीं ये सच होगा कि नहीं होगा। लोग खुद होके कुत्तों को डाल देते हैं, लेकिन ऐसी गाड़ी में कोई जहर का खाना डाल दे तो जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। अब टैक्स के पैसे से सरकार या तो वैक्सीन लगा दे लोगों को, जैसा मुझको 5 वैक्सीन लगी, सरकारी अस्पताल था तो पैसा नहीं लगा। तो या तो हर दिन जिन 4 दर्जन लोगों को मेरे शहर में काट रहा है उनको 5-5 इंजेक्शन लगने हैं। तो कितने इंजेक्शन हो गए, वो कितने के हुए, अस्पताल का स्टाफ उसमें लगता है, कागज़ हर बार लगता है, तो सोचिएगा ज़रा। दूसरा, कुत्तों को बाड़े में रख के खिलाना, वो कैसे हो सकता है? कुछ लोगों का कहना है कुत्ते वापस आ जाते हैं। ऐसे कैसे वापस आ जाएंगे? अगर एक अच्छे मजबूत अहाते की दीवार बना दी जाएगी तो कुत्ते वापस नहीं आ सकते, वो वहीं पे रहेंगे। दानदाता लोग वहाँ जाके खिलाएं, चंदा दें, ऑनलाइन दें, QR कोड दे दीजिए। डॉग लवर्स जो हैं अपने घर बैठ के हर दिन 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये डाल दें कुत्तों के लिए। जिसको जैसा करना है करें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पशु अधिकार कार्यकर्ता या आंदोलनकारी जो हैं, उनका ये तो हक है कि जो बेजुबान कुत्ता है, जो भौंक तो सकता है लेकिन अदालत में खड़े होकर अपने पक्ष में तर्क नहीं दे सकते, उन कुत्तों के हक के लिए तो आप लड़ें। लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको कुत्ते ने काटा है और जो अभी तक पैदल चलने की हिम्मत दोबारा नहीं जुटा पा रहे हैं, मैं तो कॉलोनी की किसी दुकान में अगर सामान लेने भी जाता हूँ तो बहुत ध्यान से देखते हुए जाता हूँ, कुत्ते तो नहीं है रास्ते में। एक बार के काटने से इतनी दहशत हो गई है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, जो मेरे मुकाबले दौड़ भी नहीं सकते हैं, धीमे चलते होंगे, उनका क्या होता होगा, ये भी सोचता हूँ मैं। तो जो लोग कुत्तों के हक के लिए लड़ रहे हैं, उनसे एक मेरा सवाल है, आप भी पूछिएगा कि सड़कों पे पैदल चलने वाले, साइकिल चलाने वाले जो लोग हैं, उनके हक का क्या है? उनको भी तो एक सुरक्षित सड़क मिलनी चाहिए। उनके हक का क्या है? क्या उनको वैक्सीन लगवाना जो है यही उनकी नियति होनी चाहिए कि कुत्ता काटे तो आप वैक्सीन लगवाओ जाकर? वैक्सीन के अपने साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। तो क्या किया जाए, क्या रास्ता निकल सकता है? मुझको तो ये रास्ता ठीक लग रहा है, बाड़ा बना के कुत्तों को रखो वहाँ पे, धीरे धीरे सड़कों पे आबादी घटती चली जाएगी। सड़कों पे आबादी घटाना पड़ेगा। नसबंदी उतनी कारगर मुझको दिख नहीं रही है। इंसानों की नसबंदी ईमानदारी से नहीं होती, जानवरों की नसबंदी कौन ईमानदारी से करेंगे? कई तरह के NGO हैं जिनको 850, 950 रुपये प्रति कुत्ते के नसबंदी का मिलता है।
वहाँ पे फर्जीवाड़ा होता होगा। हर मामले में फर्जीवाड़ा हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। तो कुत्ते की नसबंदी में हम एकदम से ईमानदार हो जाएंगे, कुत्ते को वैक्सीन लगाने में ईमानदार हो जाएंगे, ऐसा मुझको नहीं लगता है। इंसानों के डायबिटीज़ की जो सबसे महंगी दवाइयाँ हैं वो मेरे शहर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल से वो लगातार गायब हो जाती है, सबसे महंगी दवाई। तो आपको लगता है जो कुत्ता बोल भी नहीं सकता कि उसको वैक्सीन लगा है कि नहीं, उसका वैक्सीन सच में खरीदा जाएगा, सच में लगाया जाएगा? मुझको हिंदुस्तानियों की भ्रष्टाचार की, चोरी की, बेईमानी की, गैर जिम्मेदारी की, इन चीज़ों पे बहुत भरोसा है मुझको। तो मैं मान के नहीं चलता कि कुत्तों को टीके लगाने में बहुत ईमानदारी बरती जाएगी। क्या किया जाए आप सोचिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, कुत्ते तो हैं वहाँ पे। आपको काटेंगे तो कैसा लगेगा? छोटे छोटे बच्चों को बुरी तरह से काट डाला है। मेरे शहर के बगल में धमतरी ज़िले में एक बच्ची को इतना काटा है, पूरे सिर और चेहरे पे काट दिया है। 17-18 या कितने टांके लगे हैं उसको। क्या किया जाना चाहिए इसका आप सोच के बताइए, अपने मन से सोचिए। लेकिन सड़कों पे इतने कुत्ते रहें, इतने बढ़ते रहें, लोगों को काटते रहें, लोग वहाँ जाके उनको खिलाते रहें, मुझको कम से कम अपने लिए तो ठीक नहीं लग रहा है। मैं तो उस सड़क पर 50-60 कुत्तों की मौजूदगी में नहीं घूम पा रहा हूँ, मैं हौसला नहीं जुटा पा रहा हूँ। आपका हौसला होगा तो अच्छी बात है। बहुत सारे फिल्मी सितारे जो हैं, बहुत सारे मेनका गांधी किस्म के जो लोग हैं, पशु अधिकार संगठन जो हैं, ये सब लगे हुए हैं। ये लोग कुत्तों को सड़कों पे बचाने के लिए लगे हुए हैं कि कुत्तों का वहीं रहने का हक है, आप उनको हटा के कहीं और नहीं ले जा सकते। मुझको एक ऐसे पशु अधिकारवादी एक महिला कार्यकर्ता ने ये कहा था कि लोगों को कुत्तों के मिजाज को समझने का, परखने का एक वो होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, लोगों को विकसित करना चाहिए देख के उनको। अब मैं नहीं जानता, मैं रात में पैदल चलता था, वही समय मिलता था मुझको। अंधेरे में मैं सामने से आते हुए किसी कुत्ते को देख के क्या उसके मिजाज को समझूं कि उसका क्या मूड है, नहीं समझ पाया मैं, और उसने काट लिया था मुझको। तो मैं कोई समाधान लेकर आपके बीच नहीं हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मेरी इस हद तक तो सहमति है कि ये सही दिशा में है। अब ये ऐसे शेल्टर कैसे बन सकते हैं, बाड़े कैसे बन सकते हैं सरकारी बाड़ों में, जहाँ बुजुर्गों का ठीक से ख्याल नहीं रख पाती है सरकार, जहाँ बच्चों के लिए जो बाल आश्रय गृह या बाल सुधार गृह है, वहाँ पे जुर्म पलते रहते हैं, बच्चे मुजरिम बनते रहते हैं। अब ऐसे में कुत्तों के लिए सरकार कितनी ईमानदारी से कर पाएगी ये मुझको नहीं मालूम है। लेकिन अब पूरा देश ही अगर बेईमान हो गया है, 100 में 90 अगर बेईमान हैं, तो क्या होगा? जो किसी बेईमान बाड़े में हो सकता है वही होगा। वो गायों के बाड़े में भी यही होता है। मैंने अपने ही प्रदेश में देखा हुआ है कि एक एक गौशाला जो सरकारी पैसों पे चल रही है, उसमें दर्जनों गायें मर गई, दर्जनों भूख से मर गई। कुत्ते भी मरेंगे ऐसे, कहावत पुरानी चली आ रही है, कुत्ते की मौत मरेंगे। मैं हालांकि उसके खिलाफ हूँ। मेरा मानना है कि कुत्ते बहुत वफादार प्राणी हैं और शायद हजारों साल से इंसानों के साथ रह रहे हैं। लेकिन अब रेबीज़ का खतरा इतना बढ़ते चल रहा है कि मुझको लगता है जितने लोग कुत्तों के हक की बात करते हैं उनसे पूछूं मैं कि आपने अपने घर में सड़क से ले जाके कुत्ते पाले हैं क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आप दोपहियों पर चलते हैं कि कारों में चलते हैं? बहुत सारे फैशनेबल लोग, आंदोलनकारी रहते हैं जो खुद कारों में चलते हैं और पैदल लोगों को कहते हैं कि तुम कुत्तों को बर्दाश्त करो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो तो पैदल चलते नहीं होंगे, वो कारों में ही चलते होंगे, लेकिन उन्होंने आदेश दिया है क्योंकि बहुत सारी मौतें हुई हैं कुत्तों के काटे हुए। कितनी बुरी होती है कुत्ते के काटने से इंसान की मौत,
बोलना नहीं चाहता। आपने कहीं और सुना होगा, उसी को याद रख लीजिए। सोचिएगा, आपस में बात कीजिएगा। मैं इस बहस को खुला छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे पास कोई नसीहत नहीं है देने के लिए कि आपका शहर क्या करे, आप क्या करें, सुप्रीम कोर्ट के कहे, हाई कोर्ट क्या करे, म्यूनिसिपल क्या करे। आप सोचिएगा, आपस में बात कीजिएगा। हो सकता है बातचीत और सोशल मीडिया पे लिखने से कोई रास्ता निकले जो अभी लोगों को सूझ रहे रास्ते से बेहतर हो। आपको लगता है कि मैंने एक ज़रूरी मुद्दे को उठाया है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या किया जाना चाहिए। इसके लिंक को दोस्तों को भी भेजिएगा, क्योंकि हम में से हर कोई कभी न कभी कुत्तों से हमारा सामना तो होता है। चलते चलते कुत्तों से परे एक छोटी सी बात, आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू अगर खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। नशे की ये लत जो है आपको कैंसर और कुल मिलाकर आखिर में मौत के करीब ले जाती है। और इतनी खराब लत है ये, मौत इतनी बुरी होती है कैंसर से, तंबाकू से, कि मैं डरा डरा के थक गया हूँ। खाने पीने वाले लोग थक नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी मानते हुए दोहरा रहा हूँ। आपके आसपास जो कैंसर अस्पताल हो वहाँ जाकर देखिए। जो ओपीडी रहता है, जहाँ मरीज दिखाने के लिए आते हैं, उनका चेहरा देखिए। जिसका चेहरा कटा फटा दिख रहा है, सिलाई दिख रही है, चेहरे को बांध के बैठे हैं, वो सब तंबाकू से होने वाले मुंह के कैंसर के लोग होंगे। उनसे पूछिए कि कैसे हुआ, जिंदगी कैसे बदली है। देश के एक बड़े नेता हैं, उनकी फ़ोटो आती है बीच बीच में, उनका मुंह देखिए क्या हालत हो गई है मुंह के कैंसर से। अपने आप को बचाइए। आप कैंसर से मरने लायक नहीं हैं, अपने परिवार के साथ जीने लायक हैं। छोड़ना है तो धरती, जिंदगी और परिवार को मत छोड़िए, तंबाकू को छोड़िए। फिर मिलेंगे।